बच्चों नमस्कार, मेरा नाम धर्म सिंह है और स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे YouTube मंच विराट गुरुकुल पर। बच्चों हमने पिछली कक्षा में आपको हिंदी का जो पाठ्यक्रम है वो समझाया था और उसी क्रम में बच्चों हम आज अपनी पहली क्लास शुरू करने जा रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। बच्चों यूँ तो अनेक कंपटीशंस में ये चैप्टर बड़ा महत्वपूर्ण है और प्रश्न बार बार आए हुए हैं, तो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैं शुरुआत कर रहा हूं। देखिए, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं वो किस तरह से विकास क्रम में आई हैं बच्चों, तो ये हमें जानना है। सबसे पहले देखिए, हम इसके बारे में कुछ तथ्यात्मक जानकारी जुटाएंगे। यहां से कई सारे प्रश्न कभी कभी पूछे जाते हैं। देखिए, हिंदी शब्द किस लैंग्वेज से आया बच्चों, तो हिंदी शब्द वो फारसी भाषा से आया हुआ है, यानी फारसी शब्द से हिंदी भाषा लिया गया है। उसके बाद अगर हम देखें कि जो भारतीय भाषाएं हैं वो किस परिवार से आई हुई हैं, देखिए यूरोपीय भाषा परिवार से सबसे ज़्यादा 73% लैंग्वेजेस आई हुई हैं, यानी भारत में जितनी भी भाषाएं हैं उनका 73% बच्चों भारोपीय भाषा परिवार है। यानी इसके अंदर भारत और ये जो लगा हुआ है आपका यूरोप, भारत और यूरोप बच्चों, इन दोनों जगहों को मिलाकर हम देखते हैं कि 73% भाषाएं आज भारत में बोली जाती हैं। उसके बाद एक भाषा परिवार है द्रविड़। द्रविड़ 19% में आएगा, यानी भारत के अंदर दूसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली जो भाषा परिवार की लैंग्वेज है वो है द्रविड़। बच्चों द्रविड़ भाषा के अंदर जैसे कन्नड़ हो गई, तेलुगु हो गई, मलयालम हो गई इत्यादि भाषाएं आएंगी। उसके बाद ऑस्ट्रीय भाषा परिवार है, इसका महत्व थोड़ा कम है। और फिर है चीनी तिब्बती, ठीक है, कंगयूर तंगयूर आपने नाम सुना होगा बच्चों, तो तिब्बत में ये लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। तो आप देखोगे कि प्रश्न क्या आता है, प्रश्न आएगा कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा किस परिवार समूह से है, तो आप बताएंगे भारोपीय भाषा परिवार है, जिसमें सभी प्रकार के हमारे अपभ्रंश आएंगे बच्चों और सभी प्रकार की जो प्राकृत है, पाली है, ये सब भाषाएं आ जाएंगी। आगे हम देखेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम द्रविड़ परिवार की भाषाओं के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम भारोपीय भाषाओं के बारे में बात करेंगे। बच्चों यहां पर कन्नड़, मलयालम, तमिल और तेलुगु मुख्य रूप से 4 ऐसी भारतीय भाषाएं हैं जो कि द्रविड़ परिवार से ली गई हैं बच्चों। कन्नड़ आपको पता है कहां से है, कई बार पूछ लेता है, कर्नाटका से। मलयालम इसका भाषा क्षेत्र क्या है, केरल। तमिल ये आपको लैंग्वेज से ही पता चलता है, तमिलनाडु। और बच्चों साथ में तेलुगु आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, आंध्रा और तेलंगाना, इन क्षेत्रों में ये लैंग्वेज बोली जाती है बच्चों। ध्यान रखें आप, कई बार पूछा गया है कि मलयालम किस क्षेत्र की है। आप ध्यान रखें ये जो 4 लैंग्वेज हैं ये द्रविड़ भारतीय परिवार की भाषाएं हैं। उसके बाद कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिनको शास्त्रीय लैंग्वेज का दर्जा मिला है बच्चों। शास्त्र का मतलब यहां पर है क्लासिकल लैंग्वेज, अगर मैं इंग्लिश में बोल लूं तो शास्त्रीय भाषाओं का 6 लैंग्वेज को दर्जा प्राप्त हुआ है। ये इनमें से 4 अगर हम देखेंगे तो द्रविड़ परिवार की भाषा ही है बच्चों। और उसके बाद ये 4 लैंग्वेज है। उसके बाद अगर हम संस्कृत देखें और ओडिया देखें, ये द्रविड़ परिवार की भाषाएं नहीं है। संस्कृत के बारे में आप ये जान लें कि संस्कृत एक मातृभाषा है जो भारत में किसी भी प्रदेश में नहीं बोली जाती। लेकिन प्रश्न ये है बच्चों कि उसके बावजूद भी उत्तराखंड जो राज्य है उसकी ये दूसरी भाषा है, दूसरी राजकीय भाषा है बच्चों। ध्यान रखना आप, उत्तराखंड की दूसरी राजकीय भाषा कौन है, संस्कृत है। हालांकि प्रश्न ये भी आता है कि कौन सी भाषा भारत में नहीं बोली जाती, तो आप ध्यान रखेंगे संस्कृत। उसके बाद हमने बताया तमिल, तेलुगु और कन्नड़ किन क्षेत्रों में। एक प्रश्न यहां से यह आ सकता है कि कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं प्राप्त है। ध्यान रखें, शास्त्रीय भाषा माने आदि भाषाएं, तो इसमें ओडिया की बात अगर हम करें तो ओडिया को 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है बच्चों।
हालांकि मैं संविधान से जोड़ के अगर आपको बताऊं तो संविधान के अंदर बच्चों इसको 2014 या 15 में एक तरह से इस ओडिशा या फिर उड़िया जो भाषा है उसको ओडिया कर दिया गया था, तो ये नाम बदला गया था वहां पर। लेकिन ध्यान रहे कि इस भाषा को जो मान्यता मिली है शास्त्रीय भाषा के रूप में 2008 में मिली है, और कुल 6 ऐसी भाषाएं हैं जिनको भारत में शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्राप्त है बच्चों। आगे देखते हैं थोड़ा। अब बच्चों हम देखते हैं कि भारत में भाषाओं का विकास हुआ कैसे। देखिए, सभी भाषाओं की जननी कौन है? संस्कृत है। सभी भाषाओं की जननी भारत में संस्कृत है, और संस्कृत 2 हिस्सों में प्रचलित थी प्राचीन भारत में। एक संस्कृत जिसका नाम है वैदिक संस्कृत कह सकते हैं इसको, और बच्चों दूसरी जो है वो हमारे पास है लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत। अब आप पूछेंगे कि सर 2 संस्कृत कैसे हो सकती है? तो देखो बच्चों, जितना भी वैदिक साहित्य रचना हुई है उसकी, जितने हमारे वेद हैं, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और जितने भी पुराण वगैरह हैं, उन सब की रचना वैदिक साहित्य में हुई है और उसको वैदिक संस्कृत बोला गया है। बाकी जो आम लोगों की बोलचाल की भाषा थी वो संस्कृत कहलाती है, जिसका नाम लौकिक संस्कृत है। अब बच्चों बिल्कुल ये उसी तरह से है जैसे आज हम कोई भाषा बोलते हैं, हम जो बात कर रहे हैं वो पूरी तरह से हिंदी है नहीं, लेकिन हमारी लेखनी जो है वो एक अलग हिंदी की दिशा में है। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे जो हम लिखते हैं आज के टाइम में वो हमारी एक तरह से राइटिंग स्किल है, हमारी लेखनी है, और जो हम बोलते हैं वो हमारी भाषा है। तो लौकिक संस्कृत जो है एक तरह से आम बोलचाल की संस्कृत थी, और वैदिक संस्कृत में साहित्य रचना हुई है। तो यहां से ध्यान रखें, सभी भाषाओं की जननी वो संस्कृत है। अच्छा, यहां पर हम देख लेते हैं कि लिपि जो है, सभी लिपियों की जननी कौन है? तो सभी लिपियों की जननी ब्राह्मी है। आपको पता है इसी लिपि के अंदर अशोक के शिलालेख लिखे गए हैं बच्चों। इस ब्राह्मी लिपि को अगर हम देखें विकास क्रम में, तो ये गुप्त काल में आकर एक नाम पड़ता है सिद्धमातृका। बच्चों ध्यान रखना, सिद्धमातृका ये गुप्त काल में एक तरह से हिंदी का ही रूप है। धीरे धीरे हिंदी संस्कृत से विकसित होती जा रही थी। हालांकि आधुनिक हिंदी नहीं है बच्चों, पर फिर भी हिंदी का एक छोटा सा इसके अंदर पुट समाहित है। उसके बाद हमारे पास लिपि आई है कुटिल। कुटिल भी हिंदी का ही है, कई बार पूछा जाता है। और उसके बाद इसी क्रम में शारदा भी है, शारदा लिपि भी हम कह सकते हैं, है ना। तो शारदा, सिद्धमातृका और कुटिल ये तीनों की तीनों भाषाएं एक तरह से ब्राह्मी लिपि से ही डेवलप हुई हैं या उनका विकास हुआ है। संस्कृत भाषा के बाद हम देखते हैं पाली भाषा। पाली भाषा में जैसे आपको पता है पूरा का पूरा जो बौद्ध साहित्य है वो किस भाषा में आया है? पाली भाषा में। यहाँ एक छोटा सा चिन्ह छूट गया हमारे पास, यहाँ पर एक भाषा है प्राकृत। ध्यान रखो बच्चों, प्राकृत भाषा। पाली के बाद अगली भाषा विकसित हुई है प्राकृत, और प्राकृत जो है वो जैन साहित्य इसी भाषा के अंदर लिखा गया है। जितना भी जैन धर्म का साहित्य है वो सभी का सभी प्राकृत में। उसके बाद भाषाओं का टूटने का क्रम शुरू होता है बच्चों। टूटने का मतलब भाषाएं कई खंडों में विभाजित हो जाती है, और उनमें से शोरसैनी, पेशाची, ब्राचड़, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी और खस। देखो बच्चों, अगर आपने इतिहास में महाजनपद काल पढ़ा है तो ये जितनी भी भाषाएं हैं वो सभी एक विशेष स्थान की तरफ इशारा करती हैं। शोरसैनी एक महाजनपद था और उसमें मथुरा उसकी राजधानी थी, अगर आपको याद हो। तो जो शोरसैनी जो अपभ्रंश है उसके जो क्षेत्र है वो लगभग मथुरा है, वृंदावन का क्षेत्र है। पेशाची, ब्राचड़, मराठी, मागधी, अर्धमागधी और खस ये सभी अलग अलग क्षेत्रों से आई हुई भाषा है। उसके बाद अपभ्रंशों से अगली स्थिति है अवहट की। पूछा जाता है कि हिंदी उसका विकास किससे हुआ है, तो आप बताओगे कि हिंदी से जो पहली स्थिति उसको हम अवहट के नाम से जानते हैं। अब इन अपभ्रंश से देखते हैं कि कौन कौन सी भाषाओं का जन्म हुआ है बच्चों। आगे देखते हैं।
देखिए, शोरसैनी अपभ्रंश जो हमारा पहला अपभ्रंश है, इससे राजस्थानी, गुजराती, पहाड़ी, और देखिए ये जो पहाड़ी है ये हम जैसे कि शिमला हो गया है या हमारा हिमाचल क्षेत्र हो गया, वहां की भाषाओं की बात कर रहे हैं, क्योंकि पहाड़ी शब्द आगे भी आएगा, फिर आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने बताया आपको। उसके बाद ब्रज भाषा है, ध्रुपद गायन। देखो, गायन की मुगल काल में एक शैली थी और उसमें जितनी भी रचना हुई है बच्चों, वो सब ब्रज भाषा में हुई है। ये भी याद रखें कि ब्रज भाषा में ही सबसे ज्यादा कृष्ण भक्ति, जो कृष्ण की भक्ति है, उसकी एक मात्र भाषा कौन है? ब्रज भाषा है बच्चों। सूरदास जी ने बहुत ही अच्छी पंक्तियां इसके अंदर लिखी हैं, बड़े सुसंगठित तरीके से। हालांकि यहां मैं एक बात और बता दूं, कबीरदास जी की जो भाषा है उसका नाम सुधक्कड़ी है बच्चों, ध्यान रखना, याद रखेंगे। कबीरदास जी की जो भाषा है वो क्या कहलाती है? सुधक्कड़ी। और पूरा का पूरा जो कृष्ण भक्ति में रचना हुई है वो हुई है ब्रज भाषा में। बच्चों, बुंदेली है, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र है, उसमें बोली जाती है। पश्चिमी हिंदी बच्चों, पश्चिमी हिंदी में हमारे पास खड़ी बोली है, कन्नौजी है, बांगरू है या फिर हरियाणवी है। देखिए, ये जो खड़ी बोली है बच्चों, इसी का दूसरा नाम कोरवी भी है, ध्यान रखें आप। एक बात मैं यहां बताता चलूं आपको कि जो खड़ी बोली है, इसमें जैसे हमने पढ़ा होगा सर्वनाम, तो सर्वनाम में जैसे हम कहते हैं कि में शब्द इस्तेमाल करते हैं हम, है ना बच्चों, में। इस भाषा के अंदर एक बात ध्यान रखना, में के स्थान पर इसमें क्या इस्तेमाल होता है? हम। कई बार आपने सुना होगा ये शब्द, हम ये काम नहीं करेंगे। हालांकि व्यक्ति अपने बारे में कह रहा है, सिंगुलर पर्सन के बारे में बोल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी में के स्थान पर किस शब्द को इस्तेमाल किया जाता है इस भाषा में? हमको। ये बात ध्यान रखेंगे आप। बांगरू और हरियाणवी आपको पता है, ये हरियाणा के कुछ इलाकों में बोली जाती है। आगे बढ़े, आगे देखेंगे हम कि पेशाची अपभ्रंश। पेशाची अपभ्रंश पंजाबी और लहंदा अपभ्रंश, ठीक है। ये दो भाषाएं निकली हैं इससे, एक तो पंजाबी निकली है और एक निकली है लहंदा। लहंदा ये जो भाषा है, ये पंजाब का जो पाकिस्तान प्रांत है, पंजाब एक तरह से जो पाकिस्तान का इलाका है पंजाब, उस क्षेत्र में ये लैंग्वेज अक्सर बोली जाती है। ब्राचड़ जो अपभ्रंश है, उससे सिंधी का विकास हुआ है। सिंधी भी काफी हद तक पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अच्छी खासी बोली जाने वाली भाषा है बच्चों। महाराष्ट्री से आप समझ ही गए होंगे, मराठी का उद्गम हुआ है। मागधी, देखो बच्चों यहां ध्यान रखें, एक प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य था, मगध के आसपास जो भी क्षेत्र थे उन सब में बोली जाती थी मागधी। और मागधी जैसे कि यहां पर बांग्ला है या फिर बंगाली है, ये ध्यान रखें बच्चों कि ये जो ब्रज बोली है ये बांग्ला का प्राचीन रूप है बच्चों। उसके बाद ओडिया जो कि हमारी शास्त्रीय भाषा भी थी वो भी बोली जाती है, असमिया और बिहारी भी बोली जाती है बच्चों। तो मागधी अपभ्रंश में बांग्ला है, असमिया है और बिहारी है। अब अगर हम इस बिहारी लैंग्वेज को ही देखें तो केवल पूछा जाए कि बिहारी जो भाषा है उसकी कौन कौन सी भाषाएं, उपभाषाएं कौन सी हैं, तो बिहारी में हमारी आएगी मगही, भोजपुरी और मैथिली बच्चों। अब अर्धमागधी यानी मगध क्षेत्र से जो लगते हुए बाहरी इलाके हैं उनमें कौन सी भाषा बोली जा रही थी? पूर्वी हिंदी। इस पूर्वी में अवधी है, बघेली है और छत्तीसगढ़ी है। देखो बच्चों, ये जो अवधी लैंग्वेज है इसके अंदर रामचरितमानस की रचना हुई है बच्चों। रामचरितमानस। अच्छा, कई बच्चों को यह भी कंफ्यूजन रहता है कि ये जो चरित्र है ये चरित्र है सर कि चरित्र है। तो बच्चों मैं बता दूं, ये जो चरित्र है ना कि चरित्र, यहां चरित्र का मतलब होता है जीवनी, ध्यान रहे, चरित्र का मतलब जीवनी है। तो अवधी भाषा के अंदर तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना करी है। हालांकि उनकी कई सारी जो साहित्य रचना है उनकी, जैसे कि विनय पत्रिका, गीतावली
और कवितावली इत्यादि, इन सब की जो रचना हुई है वो हुई है बच्चों ब्रज भाषा में। ये ध्यान रखें आप, थोड़ा सा ये अंतर आप अपने दिमाग में रखेंगे। उसके बाद हम खस अपभ्रंश पे जाते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि पहाड़ी जो भाषा है वो उधर खड़ी बोली के अंदर भी आती है, तो और इधर खस अपभ्रंश के अंदर भी आती है। यहाँ पर पहाड़ी है, कुमायूं है और गढ़वाली क्षेत्र की भाषा है। हालांकि मैं एक बात और बताऊं, ये जो देहरादून है, देहरादून हालांकि पहाड़ी क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर भी खड़ी बोली बोली जाती है। ध्यान रखें, जब भी देहरादून आएगा तो उसे आप पहाड़ी में नहीं लेके जाएंगे, ये नोटिस कर लेना। खस जो अपभ्रंश है वो असली पहाड़ी लैंग्वेज है। अगर हम देखेंगे देहरादून का क्षेत्र खड़ी भाषा के अंतर्गत ही आएगा बच्चों। अब अबहट हिंदी से पूर्व की स्थिति ये मैं बता चुका हूं आपको। आगे देखेंगे खड़ी बोली। देखिए खड़ी बोली का एक दूसरा नाम कोरवी भी है बच्चों। कोरवी सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, रामपुर, मुरादाबाद और बिजनौर, और साथ में अभी मैंने बताया था यहां आप जोड़ सकते हैं कि देहरादून में भी ये भाषा बोली जाती है बच्चों, ध्यान रखेंगे। तो उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है वहां पर ये भाषा है। अब खड़ी बोली की मैंने अभी बताया आपको कि खड़ी बोली के अंदर मैं के स्थान पर बच्चों जो हमारा उत्तम पुरुष सर्वनाम है, मैं के स्थान पर अक्सर हम प्रयोग होता है। ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है बच्चों। हम व्यक्ति जो है बोलता है मैं एक अच्छा आदमी नहीं बोलता, कहता हम एक अच्छा आदमी है, तो वो मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करता है। इसमें ध्यान रखें। ब्रज भाषा, अभी मैंने आपको बताया कि ब्रज भाषा में पूरा का पूरा जो राम भक्ति है उससे जुड़ा हुआ, और साथ में जो कृष्ण भक्ति है, भक्ति की दो ही शाखा है आपको पता है, जो सगुन की है, सगुन की बात कर रहे हैं हम, सगुन भक्ति की। तो यहां पर ब्रज भाषा जो है वो राम और कृष्ण भक्ति में एक विशेष भाषा मानी जाती है। एटा, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, बदायूं और बरेली, यहां ये भाषा बहुत ज्यादा प्रचलित है, ध्यान रखेंगे आप। आगे देखेंगे बुंदेली। बुंदेली मैंने बताया आपको बुंदेलखंड है उत्तर प्रदेश का, और झांसी, ग्वालियर, हमीरपुर, जालौन, ये सभी क्षेत्रों के अंदर ये भाषाएं हैं। कन्नौजी भाषा में देखेंगे हम कानपुर। देखिए ध्यान रखें, हरदोई एक ऐसा बफर स्टेट हम बफर जिला कह सकते हैं, मतलब उदासीन क्षेत्र कह सकते हैं, जहां पर 2-3 लैंग्वेजेस का संगम पाया जाता है। तो हरदोई अक्सर उसके लगभग 70% क्षेत्र में वो कन्नौजी भाषा का प्रभाव है, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर पीलीभीत है, शाहजहांपुर है और फर्रुखाबाद है। अवधी भाषा की बात अगर हम करें तो सबसे इसके जो कोर क्षेत्र हैं वो लखनऊ और प्रयागराज है बच्चों। अक्सर प्रश्न आया है कि लखनऊ और प्रयागराज में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो प्रमुखता से लखनऊ, प्रयागराज, सीतापुर इसमें नहीं है, लेकिन आप जोड़ लेना ये है, सीतापुर भी है। तो ये सब क्षेत्र है, रायबरेली है, फतेहपुर, गोंडा, बहराइच, बाराबंकी, यहाँ सब अवधी भाषा का विकास हुआ है बच्चों। एक बात, बघेली भाषा। बघेली भाषा उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है बच्चों, ये छत्तीसगढ़ की और मध्य प्रदेश की भाषा है। आगे देखेंगे बिहार क्षेत्र की 3 भाषाएं हैं, अभी हमने बात करी थी। देखिए एक मगही है, एक भोजपुरी है और एक है मैथिली। अगर आप देखें ये जो मगही भाषा है ये पटना, गया और मुंगेर में। भोजपुरी भाषा को आज अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिल चुका है। और आप ध्यान रखें कि संविधान जो हमारी 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाओं के अंदर इस भाषा को मान्यता प्राप्त अभी तक नहीं हुई है, ये ध्यान रखेंगे। हालांकि अंग्रेजी, भोजपुरी और राजस्थानी बहुत बड़े एक तरह से क्राउड के द्वारा ये लैंग्वेज बोली जाती है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे तीनों भाषाओं को अभी तक दर्जा नहीं मिला हुआ है। तो बनारस में, जौनपुर में, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, देवरिया और गोरखपुर। यहाँ एक बात मैं बताऊँ बनारस के बारे में, जो प्रश्न आता है ये आपको बुक्स में कई जगह नहीं मिलेगा। देखिए बनारस को काशी भी बोला गया है और यहाँ पर काशी का, ध्यान रखें, पूछा जाता है कि कौन सी जो काशी का भाषा है वो कहाँ बोली जाती है, आप ध्यान रखना। तो काशी का जो है बनारस क्षेत्र के अंदर ही बोले जाने वाली भाषा है, ये ध्यान रखें आप। मैथिली भाषा,
यूपी में नहीं बोली जाती। मुंगेर, ये मुजफ्फरनगर नहीं है बच्चों, मुजफ्फरपुर है, ये ध्यान रखें आप, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये मुजफ्फरपुर है बच्चों, ध्यान रखें। उसके बाद दरभंगा में, तो मुंगेर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में ये बोली जाने वाली भाषा। आगे हम देखें, राजस्थानी क्षेत्र में हिंदी की 4 बोलियां हैं, पश्चिमी में, पूर्वी में, उत्तर में और दक्षिण में। अगर हम राजस्थान का मैप कुछ इस तरह से देखें तो 4 हिस्सों में ये हमें दिखेगी। ये देखिए, देखो, सबसे पहले पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी, यानी इस पूरे इलाके में जहां पर जैसलमेर है, जोधपुर है, उन सभी क्षेत्रों में मारवाड़ी, और इसी वजह से इसका नाम मरु भाषा है। मरु माने मरुस्थल की भाषा है बच्चों। तो ऐसे क्षेत्र में जहां पर मरुस्थल का विस्तार है बहुत बड़े स्तर पे, वहां पर मारवाड़ी। पूर्वी राजस्थानी की भाषा है जयपुर, यानी इस क्षेत्र की बात हम कर रहे हैं। ढूढ़ाड़ी, देखो ये ढूढ़ाड़ी है बच्चों, ध्यान रखना, और ढूढ़ाड़ी का नाम ही झाड़शाही भाषा भी है। अक्सर प्रश्न आएगा आपके पास कि जयपुरी या ढूढ़ाई ये किसका नाम है, तो ऑप्शन में आप ध्यान रखेंगे झाड़शाही शब्द आएगा। और पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान में मेवाती इस क्षेत्र के अंदर है, और दक्षिण राजस्थान में मालवी बोली जाती है। ये भाषा बड़ी प्रसिद्ध है यहाँ इस क्षेत्र में। आगे, भारत में 56% लोग हिंदी भाषा बोलते हैं। देखिए, परसेंटेज पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना नहीं है, कई बार परसेंटेज इधर उधर, लेकिन प्रश्न कभी नहीं आता है परसेंटेज पे। प्रश्न आएगा सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा, या फिर इनका क्रम आ जाता है, आप ध्यान रखें। तो आप ये याद रखें, ये तथ्य, भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी भाषी लोग हैं, दूसरे नंबर पर बंगाली है, तीसरे पे मराठी है, और चौथे नंबर पर तेलुगु है। क्षेत्र मैंने आपको बता दिए हैं कि कहां कहां पर ये। विश्व की बात अगर हम करें बच्चों, तो मंदारिन, जो कि एक तरह से चीनी भाषा ही है, चीन में बोली जाने वाली भाषा है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा बोली जाती है पूरी दुनिया में। उसके बाद स्पेनिश है, अंग्रेजी है, और हिंदी चौथे नंबर पे आएगी। अब अगर हम कुछ भाषा से संबंधित संवैधानिक तथ्य देखें, तो आप ये ध्यान रखें, जल्दबाजी नहीं करनी है प्रश्न पढ़ने में। कई बार ये प्रश्न आया है कि किस तिथि को हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। बच्चों ध्यान से सुने, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में इसका आंसर 14 सितंबर 1949 दे देते हैं, जो कि रोंग है अपने आप में। ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है बच्चों, ध्यान रखें। अगर ये बात आए कि निर्णय कब लिया गया, निर्णय लेने में, उसके होने में 1 साल का अंतर है पूरा, तो 14 सितंबर 1948 को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था बच्चों। उसके बाद 1 वर्ष बाद 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिल गई है। और हिंदी दिवस हम किस तारीख को मना रहे हैं पता ही है आपको, 14 सितंबर को। राजभाषा अधिनियम 1963 यानी 1963 में आया, और हिंदी को राज्य की भाषा बनाने का जो फैसला लिया गया है वो लिया गया था 26 जनवरी 1965 को। मानक देवनागरी वर्णमाला, देखिए जो हमारी वर्णमाला आज है, जो क ख ग घ है, उनको एक तरह से मान्यता कब मिली है, तो उनको मान्यता मिली है बच्चों 1966 में। और प्रथम विश्व हिंदी, तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो है वो 1975 में नागपुर में हुआ है। वर्तमान यानी 2023 में फरवरी के बीच में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में आयोजित किया गया था बच्चों। अभी अगला सम्मेलन जो 24 में होने वाला है, उसका जो जगह है प्रस्तावित इंडोनेशिया है, संभावित है, अभी कुछ कंफर्म हुआ नहीं है। तो बच्चों ये आज हमारा पहला चैप्टर था। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको इससे संबंधित जहां जो प्रश्न आए हुए हैं वो कराए जाएंगे। आपके सुझाव आमंत्रित है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कुछ सुझाव देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, और तब तक के लिए धन्यवाद।